तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2। ठीक है, पहले हमने देख लिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने के बाद जो पहले वाले जो लीडर्स थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, उनके काम करने का तरीका क्या था। ठीक है, और आज हम उन लीडर्स की बात करेंगे, कौन कौन से लीडर्स थे, और आज हम असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम ये चैप्टर पूरा कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर। तो सबसे पहले जो इसमें लीडर आते हैं बेटा, उनका नाम है दादा भाई नारोजी। कौन थे दादा भाई नारोजी? दादा भाई नारोजी जनरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है बेटा दादा भाई नारोजी को? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, वॉज लुक्ड अपॉन एज इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, और इन्हें इंडिया का एक टाइप से एम्बेसडर भी बोला जाता है। ही वॉज इलेक्टेड टू द बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इन्हें बेटा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी इलेक्ट किया गया था, एंड उसके बाद बेटा टाउन काउंसिल में भी इन्हें इलेक्ट किया गया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, एक पार्टी बनाई गई थी इनके द्वारा जिसे बोला गया बॉम्बे एसोसिएशन। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे in 1865। ठीक है, in 1865 he founded the London India Society in collaboration with the WC Banerjee। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा कि 1865 में, ठीक है, इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, लंदन इंडिया सोसाइटी फॉर्म की थी। किसके साथ मिलकर? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के साथ। द थ्योरी ऑफ ड्रेन वाज प्रेजेंटेड बाय हिम इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बेटे इनकी जो बुक थी उसमें क्या थ्योरी ऑफ ड्रेन भी लिखी गई है। कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी वेल्थ को पूरा एक टाइप से क्या कर दिया था? ड्रेन कर दिया था। जितने भी रिसोर्स थे सबको कैसे उन्होंने ड्रेन किया था, कैसे हमारी जो वेल्थ वगैरह है सारी कैसे वो लोग खींचकर समेटकर ले गए थे। ठीक है, दादा भाई प्रूव दैट द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ इंडिया वाज बारले 20। मतलब क्या कह रहे हैं बेटा, दादा भाई नारोजी ने ये प्रूव कर दिया था कि बेटा इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो एनुअल इनकम है इंडियंस की, ठीक है, वो कितनी है? $20 है। ठीक है, नारोजी वाज थ्राइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। मतलब 3 बार ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। द क्रेडिट फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम गोज टू हिम। और पहली बार जो बेटा डिमांड करी थी स्वराज की, वो किसने करी थी? बिल्कुल दादा भाई नारोजी ने ही करी थी। कब? 1906 में। अब बेटे इन 1866, ठीक है, he established the East India Association in London। 1866 में बेटा इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म करी थी। कहां पर? लंदन में। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सून बिकम पॉपुलर। उसके बाद वो जो एसोसिएशन बनाई गई थी वो बहुत पॉपुलर हुए, और उसकी जो ब्रांचेस थी वो इंडिया में भी आ गई थी। इंडिया में कौन कौन से स्टेट में आई थी बेटा? कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, कैलकाटा पहले, अभी जो है बेटा वो कोलकाता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट लीडर जो आते हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है बच्चे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल्स ऑफ जस्टिस रानाडे। ठीक है, जस्टिस रानाडे के आइडियल्स जो थे उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे। ही जॉइंड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इन्होंने क्या ज्वाइन करी थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ज्वाइन करी थी, व्हिच वाज फाउंडेड बाय जस्टिस रानाडे। और ये जो सोसाइटी थी ये किसने फॉर्म करी थी? जस्टिस रानाडे ने। गोखले प्रेसाइडेड ओवर द वाराणसी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905। और बेटा 1905 में प्रेसिडेंट की थी। ठीक है, प्रेसिडेंट थे वाराणसी सेशन के। कहां पे? 1905 में वाराणसी में। इन द ईयर 1905 ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 1905 में ही बेटा इन्होंने क्या? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म करी थी। उसके बाद बेटा वेंट टू इंग्लैंड एंड अफ्रीका। उसके बाद ये कहां चले गए? इंग्लैंड और अफ्रीका गए। ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री एंड हृदयान कुंजरू वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर थे उस सोसाइटी के। ठीक है, द सर्वेंट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। नेक्स्ट आता है बेटा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन आते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट लीडर हमारे कौन से हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाज अ नेशनलिस्ट लीडर। ये भी एक क्या थे बेटा? लीडर थे, पॉपुलर जर्नलिस्ट, और साथ साथ ये लीडर के साथ साथ एक पॉपुलर जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है। एंड ऑल्सो डेडिकेटेड एजुकेशनिस्ट, और ये एजुकेशनिस्ट भी डेडिकेट बोला जाता है इन्हें, हु एडवोकेटेड द यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंडिया गोल्स। और इन्होंने ही बताया था कैसे बेटा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल के जो इंडिया के जो हमारे जो गोल्स हैं उन्हें हम पा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और ये क्या थे बेटे? ये जो थे कौन? आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये बेटा ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्या किया था? क्लियर किया था, ठीक है, एग्जामिनेशन। एंड वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द बंगाल काउंसिल 4 टाइम, ठीक है। और ये बंगाल काउंसिल में 4 बार ये सेलेक्ट भी हो चुके थे, ठीक है। द आर्म्स एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड द लोवरिंग age for appearing in the ICS examination from 21st to 19 years were all opposed by him, ठीक है बेटा। उस टाइम पे आर्म्स एक्ट वगैरह लाया गया था कि भाई इंडियंस जो है आर्म्स वगैरह नहीं रख सकते। दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया गया था। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कि भाई इंडियंस कुछ भी अपने मतलब अखबारों वगैरह में कुछ भी नहीं छाप सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। और थर्ड बेटा क्या कि ICS का एग्जामिनेशन जो था इन्होंने क्या था कि 21 से 19 साल कर दिया था ताकि जो इंडियंस है बिल्कुल ही हिस्सा लेना उन एग्जामिनेशंस में छोड़ दे। तो उन्होंने तो बेटा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन सब चीजों को अपोज किया था। ही आल्सो अपोज द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इन्होंने बेटा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी क्या करा था? एक टाइप से अपोज किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इनके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। अब ये तो बेटा हमारा कांग्रेस का जो पहला फेज था अर्ली नेशनलिस्ट वाला ये हो गया पूरा, ठीक है। अब कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे ही थे, ठीक है, जिन्हें इनका काम करना पसंद नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये किससे चलते थे? पिटीशंस वगैरह से, प्रे वगैरह से, डॉक्यूमेंट वगैरह से चलते थे। ये मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते थे। ये सोचते थे कि ये हमारा ये जो ब्रिटिश राज है हमारे लिए बहुत अच्छा है, और ये ब्रिटिशर्स से लॉयल रहते थे। तो कुछ लोगों को इनका जो काम करने का तरीका था इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही पसंद नहीं आया था। तो इसलिए बेटा अब हम बात करते हैं दूसरे फेज की जो था असर्टिव नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट और द रेडिकल्स। ये आया आपका दूसरा फेज, ठीक है। ये तो 1905 तक रहा था, और ये वाला जो फेज है बेटा इन द ईयर फ्रॉम 1905 से लेकर 1918 तक रहा। There emerged a new and younger group of leaders within the Congress। अब बेटे ये जो फेज था नए और यंग लीडर्स इसमें आए थे, who did not agree with the methods and ideology of the moderate। जो इनके मेथड्स वगैरह से और इनकी जो आइडियोलॉजी वगैरह थी कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं तो सरकार हमारी तरफ जरूर देखेगी, हमारी बात जरूर मानेगी, वो उससे जो थे बेटा सहमत नहीं थे एक टाइप से। This group of leaders came to be known as assertive nationalists, और इसी ग्रुप को कहा गया है assertive nationalist, ठीक है। The three prominent leaders of the assertive group, कौन कौन से 3 लीडर्स थे बेटा? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं? लाल, बाल और पाल, ठीक है। आगे चलते हैं। They belong to the famous trio Lal Bal Pal. The difference in the ideologies and in the method to voice their anger also led to a huge argument between the early nationalist and the assertive nationalist। मतलब क्या था बेटा? क्योंकि दोनों की ही जो अर्ली और assertive nationalist थे दोनों की ही आइडियोलॉजी क्या थी? अलग अलग थी। दोनों के ही काम करने का तरीका अलग था। एक सरकार से मिलकर चलना चाहते थे और एक सरकार के ऊपर प्रेशर बना कर चलना चाहते थे। तो इन दोनों में हमेशा डिबेट वगैरह या फिर
एक टाइप से होता रहता था विवाद वगैरह। तो बेटा while the moderate wanted to gain स्वराज through constitutional means, जो कि अभी मैंने आपको समझाया, इन्हें स्वराज तो चाहिए था लेकिन किसके तौर तरीकों से, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीकों से जो ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए बना रखे थे। The extremists wanted to do so through putting pressure on the government, और ये जो बेटा दूसरे थे आपके कौन, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट है, ये सरकार के ऊपर प्रेशर बना कर ये काम स्वराज बनाना चाहते थे। दिस एपिसोड एट द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ रीजन फॉर द सूरत स्प्लिट, और इसी की वजह से बेटा जो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुआ था, वो क्यों हुआ था, तो वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि बेटा दोनों की ही आइडियोलॉजी जो थी वो अलग अलग थी, दोनों के काम करने का तरीका जो था वो बहुत ही ज्यादा अलग था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, मेन कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिस्ट। ठीक है, ठीक है, जब अपने जो अपने पहले वाले थे अर्ली नेशनलिस्ट थे, तो ये लोग मतलब बंटवारा क्यों हुआ, मेन कॉजेस क्या क्या थे जो ये अर्ली नेशनलिस्ट जो थे वो अलग हो गए। सबसे पहला बेटा रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन फॉर देयर ओन नेचुरल राइट्स। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जो इंडिया के लोगों के जो नेचुरल राइट्स थे उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एक टाइप से ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिशर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडियंस, मतलब ये जो इंडियंस पे कंडीशन आ गई थी कि भाई पूरे दिन में मतलब खाली 10-20 रुपए ही कमाना, लाइक एक टाइप से बहुत ही बुरा उस टाइम पे जो किया था, बहुत ही बुरी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, हॉस्पिटैलिटी वगैरह थी, वो सब किसकी वजह से थी, ब्रिटिशर्स की वजह से थी। तीसरा टू मेक इंडियंस अवेयर अबाउट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते थे, तो इंडियंस को बताना कि आपकी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, एंड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, मतलब जो उनके फ्रीडम्स हैं उनसे उन्हें जागरूक करना इंडियंस को कि भाई आपको जो है खुलकर बोलने का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है। ये सब चीजों की वजह से ही आपके क्या असर्टिव नेशनलिस्ट जो था वो मेन कॉजेस था बनने का। ठीक है, अनफेवरेबल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो इतने हाई पे टैक्सेस वगैरह लेकर आते थे, इंडियंस को हायर पोजीशन पे नहीं बिठाना है। ठीक है, इंडियंस को यहाँ काम नहीं करने देना है, जो ब्रिटिश सरकार बोलेगी वही इंडियंस को करना है, तो इनकी वजह से भी बेटा क्या असर्टिव नेशनलिस्ट फॉर्म हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। ठीक है, तो नेशनल फ्रीडम वाज द सोल प्रोग्राम। ठीक है, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका मेन काम तो था क्या, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, ठीक है, द इमीडिएट अटेनमेंट ऑफ स्वराज वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। एक टाइप से लोग इतने परेशान हो चुके थे इन लोगों से कि भाई अब हमें इनके साथ काम करना ही नहीं है, ना ही हमें इनका रूल वगैरह चाहिए, ना ही हमें इनकी कोई पॉलिसी चाहिए। ठीक है, तो मेन कारण क्या था बेटा इसका, अटेनमेंट ऑफ स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए। जब हम इंडिया के वासी हैं तो कोई बाहर का आकर हम पे राज क्यों कर रहा है। ठीक है, मेथड्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, क्या क्या इनके मेथड्स थे बेटा। सबसे पहला बेटा पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, पोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन एक्सेट्रा वर द मेथड ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। क्या कह रहा है बच्चे कि एक टाइप से ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉर्पोरेट करके नहीं चलना है, जिसे क्या बोला जाता है, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश। जितनी भी बाहर की चीजें सब ब्रिटिश सरकार लेकर आ रही है सबको बॉयकॉट करो और अपने देश का अपनाओ, जो भी चीज है, चाहे आप कपड़ा ले रहे हो, खाना ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, अपने ही देश का लो। ठीक है, दूसरा इन्हें अचीव क्या क्या हुआ बच्चे, अचीवमेंट ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज एक्सपोज्ड बाय द असर्टिव नेशनलिस्ट। मतलब ब्रिटिश सरकार
कैसा बर्ताव करती है इंडियंस के साथ, ये ट्रू कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिशर्स कौन लेकर आया था आपके अर्ली नेशनलिस्ट लेकर, नहीं अर्ली नहीं सॉरी असर्टिव नेशनलिस्ट ने बताया था। दे प्रोमोटेड सेल्फ रिलायंस बाय स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर एस्टैब्लिश्ड आल्सो बाय देम, और लोगों को एजुकेशन देने के लिए बच्चे बहुत सारे क्या इंस्टीट्यूशन वगैरह भी खोले गए। दे ब्रॉट द मिडिल क्लासेस इनटू द नेशनल मूवमेंट। अब देखो बेटा जो आपके अर्ली नेशनलिस्ट वगैरह थे उसमें सारे बड़े बड़े लोग थे, लॉयर्स वगैरह, बिजनेसमैन वगैरह, तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे नेशनल मूवमेंट के लिए, लेकिन इसमें जितने भी थे सारे लोअर क्लास वगैरह थे, तो इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ पीपल ठीक है नेशनल मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट किए। अब बेटे इसके सबसे प्रोमिनेंट लीडर तो मैंने आपको पहले ही बताए थे, लाल बाल पाल के बारे में, तो अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटे बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। किनकी? बाल गंगाधर तिलक। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। ठीक है, तो बेटा असर्टिव नेशनलिज्म के फादर इन्हें बोला जाता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक वाज द अनकॉम्प्रोमाइजिंग लीडर ऑफ द असर्टिव ग्रुप, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। He was influenced by अग्रकार, रानाडे and दादा भाई नारोजी। The two newspaper, अब इनके दो अखबार थे बेटा, द केसरी इन मराठी एंड द मराठा इन इंग्लिश वर लॉन्च्ड बाय हिम। ठीक है, दो अखबार थे इनके जिनमें अपने व्यूज वगैरह छापा करते थे। He organized the गणपति फेस्टिवल टू प्रोपोगेट नेशनलिस्ट आइडिया इन 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल 1895 टू एनकरेज यंग महाराष्ट्रियंस। मतलब क्या कह रहे हैं कि बेटा भीड़ को एक टाइप से जमा करने के लिए इन्होंने दो गणपति फेस्टिवल्स कराए, शिवाजी फेस्टिवल्स कराए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और वो क्या कर सके, मतलब स्पीच वगैरह जो है लोगों के दिल में एक नेशनलिज्म जो है डाल सके। He was deported to Mandalay jail Burma for writing seditious article, और फिर बेटा इनमें क्या करा गया, इन्हें बर्मा में जेल में डाल दिया गया आर्टिकल वगैरह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने के लिए। He started the Home Rule League in 1960. He wrote गीता रहस्य। तिलक asserted, ठीक है, तिलक जी ने क्या बोला था, स्वराज is my birthright and I shall have it। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा आपके बाल गंगाधर तिलक। अब हम नेक्स्ट लीडर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। कौन? बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पाल की। ठीक है, ही डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। ठीक है, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो बड़ी बड़ी हिंदुइज्म में फैमिली होती है उन्हें डिस्कार्ड किया एंड एंटर्ड ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज में ये एंटर्ड हो गए। उसके बाद बेटा एंड विजिटेड इंग्लैंड एंड अमेरिका। ही फाउंडेड इंग्लिश वीकली एंड न्यू इंडिया। ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट। ही कैरिड द गॉस्पेल्स ऑफ बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, स्वराज एंड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ही स्टार्टेड जनरल नेम वंदे मातरम। अब देखो बेटा इन्होंने क्या था कि कास्ट सिस्टम वगैरह को डिनाई करा बिल्कुल, और ये किसके बाद ब्रह्मो समाज में एंटर हो गए। देन उसके बाद बेटा इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका भी विजिट करा। ठीक है, इन्होंने बेटा इंग्लिश वीकली, इंग्लिश न्यूज़पेपर बोले जाता है, ठीक है, और न्यू इंडिया फाउंड किया था। और इन्होंने क्या था, ही लेड द स्वदेशी मूवमेंट वगैरह भी चलाया था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, पाल वाज नोन एज द फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थ्रू थॉट इन इंडिया। मतलब जो आपके पाल जी हैं, बिपिन चंद्र पाल है, उन्हें क्या बोला जाता है बच्चे? फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट। मतलब रिवॉल्यूशन कैसे करे, इन्हें इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। ही गेव अ स्ट्रॉन्ग स्पीच सो टू रिपेल द आर्म्स एक्ट। और इन्होंने स्ट्रॉन्ग स्पीचेस वगैरह भी दी थी आर्म्स एक्ट के खिलाफ। ठीक है, ही ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम। ठीक है बेटा, क्योंकि पहले ही इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वगैरह जो है क्या डिस्कार्ड कर रखा था, और ये ब्रह्मो समाज में भी एंटर थे, क्योंकि ब्रह्मो समाज तो बनाया ही किसके लिए गया था, ताकि कास्ट सिस्टम वगैरह खत्म हो जाए एंड अदर रिजिडिशंस कनेक्टेड टू द सेम। मतलब एक टाइप से इन्होंने सोशल इविल्स जितने भी हैं उन सब के लिए भी डिनाई किया है। ही एडवोकेटेड विडो रिमैरिज। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेटिंग वुमेन वाज द मोस्ट इफेक्टिवली वे ऑफ एलिवेटिंग देयर पोजीशन। बेटे क्या हुआ था कि वुमेन
यूनियन को बहुत ही ज्यादा लो पोजीशन पे लोग माना करते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या बोला था कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिससे क्या हम वुमेन्स की जो पोजीशन है उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे लाला लाजपत राय। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्य समाज लाला लाजपत राय फाउंडेड द नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर। ठीक है, अब बेटा आर्य समाज के अंदर में इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ लाहौर फाउंड किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय ज्वाइंट कांग्रेस इन 1888। कब ज्वाइन करी थी कांग्रेस इन्होंने? 1888 में। ठीक है, एंड रिमेन्ड इट्स मेंबर टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब अपनी लाइफ तक, जब तक इनकी लाइफ रही उसी के मेंबर रहे। ही प्रिसाइडेड over the AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये इसके प्रेसिडेंट रहे इन 1920 एंड इन इट्स ओपनिंग सेशन, जब इसे ओपन किया गया था AITUC को, तो उसे प्रेसिडेंटशिप किसने दी थी? ठीक है, लाला लाजपत राय थे उसके प्रेसिडेंट। ही आल्सो स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर नेम्ड द यंग इंडिया। ही बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट एट लाहौर, और साइमन कमीशन को इन्होंने डिनाई किया था और उसके खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन भी किया था। ठीक है, ड्यूरिंग विच, और बेटे जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, ही वॉज ब्रूटली असॉल्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, पुलिस ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिसके कारण क्या हुआ था? इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इन्हें लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो रिफर्स टू एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा इतना। Next beta, his contribution as an educationalist and a writer are immense. Lalaji started Punjabi from Lahore. He also published Urdu Daily, Vande Mataram and English Weekly named People. Along with Young India, he also published the Call to Young India, England, Debt to India and the Political Future of India. बेटे ये एजुकेशनिस्ट थे, मतलब इनके पास एजुकेशन वगैरह काफी अच्छी थी, और ये कुछ उनके क्या थे? न्यूज़पेपर थे। ठीक है, पंजाबी में भी थे, ठीक है, इंग्लिश में भी थे, उर्दू में भी थे। He is also credited with the writing a book National Education that called for a reform of the prevalent education system. Next आता है बच्चे डिफरेंस बिटवीन द नेशनलिस्ट, अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। अब ठीक है, अब हमने अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में भी समझ लिया, उनके काम करने का तरीका कैसा था, और आपके जो असर्टिव नेशनलिस्ट है उनके काम करने का तरीका भी हमने समझ लिया। लेकिन अब उनके काम करने का एक डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बेटा टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये जो थे बेटा अर्ली नेशनलिस्ट 1885 से लेकर 1905 तक रहे, और ये असर्टिव नेशनलिस्ट 1905 से लेकर 1990 से रहे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। लीडर कौन कौन से रहे मेन? तो अर्ली नेशनलिस्ट में बेटा दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। असर्टिव नेशनलिस्ट में बेटा बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल भी बोला जाता है। मेथड की अगर हम बात करें बेटा, जो आपके अर्ली नेशनलिस्ट थे, बिलीव इन पीसफुल एंड स्लो मेथड लाइक पिटीशन, स्पीचेस, प्रेयर, मीटिंग, राइटिंग इन न्यूज़पेपर। मतलब बहुत ही सरकार का इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता था कि भाई विनती करना या फिर पेपर वगैरह लिखकर सरकार में देना, ठीक है, मिनिस्टर्स को देना कि सर इस चीज की जरूरत है। और दूसरा बेटा इनका असर्टिव नेशनलिस्ट वालों का क्या था? बिलीव इन स्ट्रॉन्ग एंड क्विक एक्शन लाइक बॉयकॉट, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, स्वदेशी, ठीक है, एंड बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड। मतलब एक टाइप से रिवोल्ट वगैरह करना, स्वदेशी अपनाना, और बाहर की चीजों का जो इंग्लैंड से आ रही है बॉयकॉट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बिलीफ इन ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा वो बहुत बिलीव करते थे ब्रिटिश रूल में कि ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, बहुत उनके साथ लॉयल थे। लेकिन जो आपके असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका कोई भरोसा नहीं था ब्रिटिश सरकार में, वो कुछ नहीं मानते थे। दे बिलीव इंडिपेंडेंस कुड ओनली बी अचीव थ्रू स्ट्रगल, मतलब जब तक हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे हम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। गोल दोनों के बेटा वैसे तो सेम ही थे, वांटेड ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड मोर राइट फॉर इंडियन विद इन ब्रिटिश रूल। मतलब ये ब्रिटिश रूल में ही रहकर सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे कि ब्रिटिश रूल एक टाइप से रहे लेकिन हम लोग के इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट रहे। लेकिन ये क्या चाहते थे? वांटेड कंप्लीट सेल्फ रूल, कि कोई हमारे ऊपर
एक टाइप से कोई रूल हमारे ऊपर ना हो, ना ही कोई सरकार हो, इंडिया है तो इंडिया का ही मतलब सेल्फ गवर्नमेंट हो। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट वर मॉडरेट, दे बिलीव इन टॉकिंग एंड रिक्वेस्टिंग। ये जो आपके अर्ली नेशनलिस्ट थे ये टॉकिंग वगैरह और रिक्वेस्ट वगैरह करा करते थे। और असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे बेटा वो क्या करते थे, दे बिलीव्ड इन फाइटिंग एंड प्रेशराइजिंग, मतलब प्रेशर वगैरह डालकर एक दूसरे किसके ऊपर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर डालकर चलते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। आज ही हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे फोर्थ चैप्टर की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।